अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम असातिज़ा खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम असातिज़ा का इस ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग में दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप तमाम असातिज़ा जानते हैं कि ये वेबिनार केयरिंग विद कलर और तुमको डैड की जानिब से मुनक़िद हो रही है। ये वेबिनार HPS असातिज़ा के लिए यानी हायर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के लिए है, जिसका आज दूसरा दिन है और उन्वान सही आदत है यानी इंटीजर्स। असातिज़ा इकराम, पिछले वेबिनार में नोडल ऑफिसर फातिमा ज़हरा ने कहा था कि रियाजी एक दिलचस्प मौजू है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। असातिज़ा इकराम, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे आज के सहूलतकार उसी दिलचस्पी के साथ आपके सामने यह वेबिनार पेश करेंगे। और जो असातिज़ा ज्वाइन हो चुके हैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने साथी असातिज़ा को भी ज्वाइन होने के लिए कहें। आगे बढ़ने से पहले मैं तबरेज़ केयरिंग विद केयर की सारी टीम की जानिब से तुमको डैड के प्रिंसिपल श्री मंजूनाथ सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस तरह का लर्निंग प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। और इसके अलावा तुमकुर ज़िले के उर्दू ECO और नोडल ऑफिसर फातिमा ज़हरा और उनके तमाम सहूलतकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ट्रांसलेशन रिहर्सल से लेकर वेबिनार शुरू होने तक जद्दोजहद की। मैं फातिमा ज़हरा से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के सहूलतकारों की हौसला अफजाई करते हुए नेक तमन्नाओं के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। आज इस मौके पर मैं आपका मजीद ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना बता दूं आज के उन्वान के ताल्लुक से कि आज का उन्वान चूंकि आपको बता दिया गया है कि सही उन्वान पर आप आज बहस होगी, आज जो है बात होगी, तो ये इंटीजर्स जो हैं इसलिए बेहद आपके लिए जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये एक बुनियाद का काम करता है बच्चों के हायर स्टडीज के लिए। ये जो है ये बेसिक थिंग है। और आज तक भी कई ऐसे असातिज़ा जो नॉन साइंस या नॉन मैथमेटिक्स असातिज़ा इकराम जो टीच कर रहे हैं क्लासरूम में इल्मे रियाजी HPS के बच्चों के लिए, तो वहां पर उनके लिए बेहद दिक्कतें पेश आएंगी। और ये थोड़ा कंफ्यूज होने वाला वन है, क्योंकि यहाँ पर जो है सही एदाद में मुस्बत एदाद होते हैं और मुनफी एदाद होते हैं, जिनको जाहिर करना और जिनको इस्तेमाल करते हुए बेसिक ऑपरेशंस करना, बुनियादी मुबादिलात में अमल में लाना, ये जो है थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जहां जहां पर जिस तरह साइंस होते हैं, अगर वो पॉजिटिव साइन है उसको नेगेटिव से किस तरह बदला जाए, और ये अपने आप में जो है थोड़ा ट्राई माने जाने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों को इसका मवाद पहुंचाने के लिए और इसके जो है कॉम्पिटेंसेस को समझाने के लिए शायद मैं समझती हूँ असातिज़ा को थोड़े एक्टिविटीज और जो एग्जाम्पल्स हों वो ज्यादा दस्तयाब ना हो। तो इसके लिए आसानी के साथ आप कमरे जमात में किस तरह सही एदाद के एक्टिविटीज को करवाते हुए बच्चों को देर तक बाकी रहने वाली याददाश्त करवा सकते हैं, ये बेहद अहम है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पूरे उन्वान के दौरान, इस पूरे सेशन में आपके को ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त जो है वो इसी बात पर बहस होगी कि सरगर्मियां किस तरह कराई जाएं और उन सरगर्मियों को आप कमरे जमात में किस तरह इस्तेमाल करें। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देना ये बहुत अहम नहीं होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है टैकल करते हैं, तो जरूरी होगा कि हम क्या करें, उन बच्चों को सरगर्मियों से इस तरह आसानी से समझाएं कि वो ये टॉपिक जो है बच्चों के लिए आसान हो। ये बेहद जरूरी है। और मैं एक मरतबा फिर से बता दूं, अब ऑलमोस्ट 50 तक पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, तो आप जो एडमिट हो चुके हैं वो तमाम अपना नाम और मदरसे का पता वगैरह जो है वो चैट बॉक्स की मदद से सबसे पहले भेज दें। और दौरान ये वेबिनार अगर आपको कोई डाउट्स रेज होते हैं, बोर्ड पर हो, किसी भी सरगर्मी में हो, किसी भी पोल क्वेश्चन में हो सकता है, किसी की भी बात में हो सकता है, बहस में हो सकता है, आप फौरन बगैर झिझक के चैट बॉक्स से भेज सकते हैं। हम लोग चैट बॉक्स अटेंड कर रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। लेकिन सिर्फ हमारा मकसद यही है कि आप आज इंशाल्लाह इन 1.5 घंटे में आपको पूरे इस 90 मिनट के वक्त में आप पूरी तरह से एटलीस्ट बुनियादी तौर पर बेसिक जो है इंटीजर्स का जो होता है वो सारी चीजें आपके जहन में क्लियर हो। ये चीज देखिए,
और दौरान वेबिनार अगर आपको कोई कुछ सरगर्मियां हैं जो आपको स्क्रीनशॉट लेने से भी समझ में नहीं आएगी कि वो किस तरह कराई जाए, जैसा ही हमारे सलाहकार आपके सामने इन सरगर्मियों को वाज़ेह करेंगे, आप क्या करेंगे उसको नोट कर लेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। एक मर्तबा आप सरगर्मियों की एक फ़हरिस्त बना लीजिए, आप लिखते जाइए कि कौन-कौन सी सरगर्मियाँ यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं। एक मर्तबा इसी को दोहराइए क्लासरूम से, फिर आते-आते आपको अपने आप से मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह आप मज़ीद सरगर्मियों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं आपको गौर करने की दौरान वेबिनार। अभी जो है हमारे इस वेबिनार में सबसे पहले मैं डाइट प्रिंसिपल श्री मंजुनाथ सर का आप तमाम की जानिब से और मेरी जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। इसी तरह रामनगर जिले के डाइट प्रिंसिपल जनाब श्री के प्रसन्ना कुमार सर का भी को भी जो है मैं इस्तकबाल करती हूँ। और सबसे अहम जो है इस वेबिनार के रूह-ए-रवां हमारे सलाहकार आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे सलाहकार मोहतरमा सैयदा शबरीन हुदा, माविन मौलिमा, जियो एचपीएस हेकेरे, आपका मैं इस बज़्म में इस्तकबाल करती हूँ। फरनाज़ यस, माविन मौलिमा, जियो एमएचपीएस नजराबाद तालुका से आपका मैं इस बज़्म में इस्तकबाल करती हूँ। समरताज, माविन मौलिमा, जियो एमएचपीएस मंगलूर तिरने तुमकुर तालुका से आपका भी मैं इस बज़्म में इस्तकबाल करती हूँ। इसी तरह आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे फौजिया अंजुम, आपका भी मैं इस्तकबाल करती हूँ और सीडब्ल्यूसी का पूरा स्टाफ जो आज यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं, आप तमाम का भी इस बज़्म में मैं इस्तकबाल करती हूँ। मखसूस तौर पर सैयद तबरेज़ अहमद और इल्लापा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का इस वेबिनार में भरपूर इस्तकबाल करती हूँ। और इसी तरह आप तमाम असातिज़ा इकराम वक्त मुक़र्ररा पर हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि आने वाला वेबिनार भी जो है इंशाअल्लाह 2 बजे ही होगा, दोपहर के 2 बजे 12 तारीख को, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम होने की वजह से असातिज़ा इकराम या अफसरान जो है वो बिजी रहने की वजह से ये 2 बजे के लिए थोड़ा वक्त की इधर-उधर हेर-फेर हो चुकी है, तो आज भी जो है इंशाअल्लाह आपको अभी 2 बजे होने जा रहा है और आने वाले 12 तारीख का भी जो है वो वेबिनार इंशाअल्लाह 2 बजे होगा। इस बात को थोड़ा नोट कर लें और अभी जो है कई हो सकता है आपके कई साथी को मालूम ना हो कि 2 बजे जो है वेबिनार होने जा रहा है, तो बराए मेहरबानी अगर आपके पास के कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और बताइए कि उनको कि वेबिनार स्टार्ट होने जा रहा है और वो जो है इसमें शामिल हो जाएं। और इसके अलावा अगर मैंने ये भी देखा है किसी को हमारी भेजी हुई मैसेज में से वो लिंक जो है ओपन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इतनी ही बात है कि अगर आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स में मेरा नंबर अगर सेव नहीं रहेगा तभी वो जो है ब्लू लिंक में लिंक नहीं होगा। अगर ब्लू लिंक में आपको ज़ाहिर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपको इस वेबिनार तक लेकर नहीं जाएगा। तो आप क्या करें, या तो आपके 2 ऑप्शन है, या तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सेव कर लीजिए या फिर अपने दोस्तों की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से आप उस मैसेज दोबारा भिजवा लीजिए जिनका कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनका नंबर आपके पास हो। तो इस तरह आप जो है इस वेबिनार में शामिल हो सकते हैं। और दीगर अगर कोई टेक्निकल इश्यूज अगर आपको दरपेश आ रहे हैं तो दौरान वेबिनार आप बिला झिझक जो है चैट बॉक्स के जरिए से भेज दीजिए। हम लोग देखेंगे कि आपको किस तरह हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप तमाम असातिज़ा इकराम मुफ्त मुक़र्ररा पर शामिल हैं, तो मैं आप तमाम का भी फिर से एक मरतबा इस्तकबाल करते हुए उम्मीद करती हूँ कि ये वेबिनार बिल्कुल हमारी तवक्को के मुताबिक कामयाब जाएगा। तो आप तमाम को नेक तमन्ना और नेक आरज़ुओं के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा इकराम। इंटीजर्स आर द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल मैथमेटिक्स। आज का मॉड्यूल इंटीजर्स यानी सही आदाद जो एचपीएस मैथ से ताल्लुक रखता है, इसमें आप तमाम को खुशामदीद। इस मॉड्यूल को 3 दोस्तों के दरमियान बहस व मुबाहिसे की शक्ल में पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। वालेकुम अस्सलाम शाफिया, कैसे हैं आप? जाहिया कहाँ हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से हैं। आप दोनों काफी लेंगे। अरे नहीं शाफिया, बाहर तो देखो कितनी धूप है। अरे मुझे भी कोई गर्म चीज नहीं चाहिए। शाफिया, आज की आबो हवा बहुत गर्म है। हाँ, कल तो बारिश बहुत थी मगर आज बहुत गर्मी है। हाँ, आबो हवा बदलते ही दर्जे हरारत में भी तब्दीली होती है। इससे ताल्लुक रखने वाले चंद सिचुएशन दिखाऊंगी जो मेरे मोबाइल में मौजूद हैं। हाँ जरूर, दिखाओ तो सही। इस तस्वीर को देखो, ये थर्मामीटर है जिससे हम दर्जे हरारत नापते हैं। इसमें 0, 10, 15, 20 वगैरह निशानात हैं।
जिस को हम डिग्री सेल्सियस से नापते हैं। कल से आज के आबो हवा में तब्दीली हुई है। इस तब्दीली को हम किसके जरिए और कैसे मालूम कर सकते हैं देखेंगे। इस वीडियो को गौर से देखो। गर्मियों के दिन हैं, लड़का धूप में भाग रहा है। यहाँ पर थर्मामीटर में दर्जे हरारत कितना बता रहा है देखो। यहाँ थर्मामीटर में 40। अब दूसरा सिचुएशन देखेंगे। आबोहवा के बदलने से यानी थर्मामीटर में किस तरह तब्दीली नजर आएगी। शाफिया, यहाँ की आबोहवा कैसी है? यहाँ की आबो हवा बहुत सर्द है और बारिश भी हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बताया तुमने, बारिश भी पड़ रही है। अब थर्मामीटर में क्या तब्दीली हुई बताओ। थर्मामीटर में 15 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है। हाँ, वहाँ पर गर्मी ज्यादा होने की वजह से 40 डिग्री सेल्सियस बता रहा था और अब यहाँ पर गर्मी कम होने की वजह से 15 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इससे भी बहुत सर्द इलाका दिखलाऊंगी। अरे हाँ, यहाँ पर तो बर्फ पड़ रही है और उस लड़के ने टोपी और स्वेटर पहना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ठंड है। हाँ शाफिया, यहाँ देखो तरफ से बर्फ ढकी हुई है। हम सबको पता है कि फ्रीजिंग थर्मामीटर में दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी -10 डिग्री सेल्सियस मनफी नेगेटिव दिखा रहा है। हमें मालूम कर लेना चाहिए दर्जे हरारत की कमी की वजह से ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस से कम दिखाई दे रहा है। जाहिया, तुम्हें पता है मैं छुट्टी में टूर गई थी, वहाँ से चंद फोटोज लाई हूँ, देखो तो सही। हाँ शाफिया, इस तस्वीर में देखो ऊन और रेत दिखाई दे रही है। मुझे तो ये रेगिस्तान लग रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा जाहिया तुमने, ये राजस्थान का सहरा है। वहाँ का लिबास, वहाँ की तहजीब व तमद्दुन, वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर वगैरह और वहाँ की आबो हवा भी मुख्तलिफ होती है। इस तस्वीर को देखकर वहाँ की आबो हवा को पहचान सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। वहाँ पर तेज धूप है और दर्जे हरारत भी ज्यादा है। वहाँ का 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरी तस्वीर को देखो और बताओ यहाँ की आबोहवा कैसी है। इस तस्वीर में औरत के चेहरे से पसीना आ रहा है। यहाँ भी बहुत गर्मी ज्यादा है। हाँ, तुमने सही कहा, ये मुकाम कुछ और नहीं बल्कि हमारे सदर मुकाम दिल्ली की आबोहवा है। इस तस्वीर को देखकर बताओ यहाँ की आबोहवा कैसी होगी। यहाँ पर तो बारिश हो रही है, इसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा है, गर्मी भी बहुत कम है। तुम्हें पता है ये कौन सा मुकाम है? ये हिमाचल प्रदेश है। जनवरी के महीने में बारिश के मौसम की तस्वीर है। ये जगह सतह समंदर से 7000 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ पर बहुत से सैरो तफरीह के मुकामात हैं, जैसे कैलोमनीस, डलहौजी वगैरह। यहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है। यहाँ का दर्जे हरारत कितना होगा, क्या तुम बता सकती हो? हाँ, यहाँ का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। हमने पहले भी एक वीडियो देखा, इसमें भी तो बर्फ से ढकी हुई जगह का दर्जे हरारत 0 डिग्री से कम ही था। इसी तरह यहाँ पर भी कम ही है। अच्छा, इस तस्वीर को देखकर बताओ ये कौन से मकाम की है? अरे जाहिया, इस तस्वीर में बर्फीली नदी है, पेंगुइन्स हैं, चारों तरफ बर्फ ढकी हुई है। शायद ये बर्रे आजम अंटार्कटिका होगा। हाँ रिमशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बर्रे आजम अंटार्कटिका ही है। यहाँ पर हर वक्त बर्फ ढकी रहती है। दुनिया का 70% मीठा पानी अपने अंदर जखीरा किया हुआ है। यहाँ पर 2 मिलियन सालों से भी बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर 6 माह अंधेरा और 6 माह उजाला रहता है। यहाँ की आबो हवा में पेंगुइन, सील जैसे बहुत कम जानवर रहते हैं। अच्छा, अब इन तमाम तस्वीर का मुशाहिदा करने और हर मुकाम की आबो हवा और दर्जे हरारत का पता चलने के बाद आप तमाम असातिज़ा इकराम को एक पोल सवाल है। सवाल इस तरह से है, अगर किसी जगह का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो फिर उस जगह की आबो हवा कैसी हो सकती है? इसके मुमकिना ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बहुत गर्म, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी सर्द और ऑप्शन डी बहुत सर्द। तमाम असातिज़ा इकराम ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन डी यानी बहुत सर्द दिया है, जो बिल्कुल सही है। दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वहाँ की आबो हवा बहुत सर्द होती है। शाफिया, फितरी आदाद यानी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, तुम बतला सकती हो? हाँ, फितरी आदात मुकम्मिल आदात मालूम है, मगर जो तुमने 0 डिग्री सेल्सियस से कम कीमत रखने वाले
मुनफी आदात दिखाए थे, उन आदात को क्या कहते हैं और उन आदात को हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं? हाँ, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया शाफिया। फितरी आदात यानी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 वगैरह को फितरी आदात कहते हैं। फितरी आदात में सिफर को जमाने यानी शामिल करने से मुकम्मिल आदात यानी होल नंबर्स बनते हैं, जैसा कि सिफर, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। फितरी आदात और मुकम्मिल आदात के सेट के साथ मनफी आदात मिलकर इंटीजर्स यानी सही आदात का सेट बनता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। हाँ, अब मुझे पता चला कि इंटीजर्स क्या हैं। चलो दोस्तों, अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सही आदात को कहाँ कहाँ देखते ही जाने। जब हम कार या बस को आगे पीछे लेते वक्त या रिवर्स लेते वक्त सही आदात का इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर को देखो, यहाँ पर जो डायरेक्शंस दिखाया गया है, इसमें दरमियान से मशरिक की तरफ अगर 5 किलोमीटर आगे बढ़ती हूँ तो मैं +5 किलोमीटर यानी पॉजिटिव की जानिब बढ़ रही हूँ। इसी तरह जब मैं मशरिक से 5 किलोमीटर वापस मगरिब की तरफ बढ़ती हूँ तो इसको कौन सी अलामत से जाहिर करना होगा? हाँ, मशरिक के मुकाबिल यानी मगरिब की तरफ तो फिर नेगेटिव अलामत से जाहिर करना होगा। हाँ रिमशा, तुमने बिल्कुल सही बताया। जब हम मशरिक के मुकाबिल सफर कर रहे हैं तो हम मनफी आदात से इसकी निशानदेही करते हैं। इसी तरह जब मैं दरमियान से शुमाल की तरफ आगे बढ़ती हूँ तो इसको मस्बत से जाहिर करना होगा, और शुमाल के मुकाबिल सफर कर रही हूँ तो मनफी से जाहिर करना होगा। सही आदात को हम ग्राफ में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि खाके में नजर आ रहा है। ग्राफ के 4 एक्सिस होते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो एक उमूदी खत पर सही आदात हैं और एक उफ़क़ी खत पर सही आदात जाहिर किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करके हम ग्राफ भी बनाते हैं। हाँ जाहिया, अब हम आगे चलें। क्या तुम्हें पता है, मैं अंडमान निकोबार टूर पर गई थी। वहाँ पर बोटिंग, सी डाइविंग, हॉट एयर बैलून जो बहुत मशहूर है देखा। मेरी बेटी जिद करने लगी कि हम भी बोटिंग करेंगे। तब तो हमें बोट में बैठना ही पड़ा। जब हम बोट में बैठे हुए थे उस वक्त हमारी बोट के ऊपर से एक हॉट एयर बैलून उड़ रहा था। तो बेटी ने पूछा कि हॉट एयर बैलून हमसे कितनी ऊंचाई पर है। उस वक्त मैंने बताया कि शायद 500 मीटर ऊंचाई पर होगा। हमारी बोट में दूसरे मुसाफिर भी थे, वो सी डाइविंग कर रहे थे। उसको देखकर मेरी बेटी ने पूछा कि ये कितनी गहराई तक गए होंगे। तब मैंने अंदाजे से बताया कि शायद 1100 मीटर गहराई तक गए होंगे। तो चलो ऊंचाई को कौन सी अलामत से जाहिर करें और गहराई को कौन सी अलामत से जाहिर करना होगा। हम ऊंचाई को 500 मीटर प्लस 500 मीटर और गहराई को माइनस 1100 मीटर से ऊंचाई को मस्बत और गहराई को मनफी आदत से जाहिर करते हैं। हाँ शाफिया, तुमने सही आदत का तस्वुर दिलाने के लिए बहुत ही अच्छी मिसाल ली है। हाँ जाहिया, जो पानी की सतह पर बोट तैर रही है उसको हम सिफर से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉट एयर बैलून की ऊंचाई को मस्बत सही आदत और सी डाइविंग की गहराई को मनफी सही आदत से जाहिर करते हैं। तुमने इतना सब कुछ बताया, तुम्हारा इस सूरत हाल से मुझे भी एक बात याद आई। अच्छा, तो बताओ वो कौन सी बात है? अरे जाहिया, मैं अपने बेटे को स्विमिंग पूल लेकर गई थी। मुझे वहाँ ऐसे मनाजिर नजर आए जिसकी पहली तस्वीर में एक शख्स स्विमिंग पूल में छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी तस्वीर में वो शख्स स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहा है। तीसरी तस्वीर में वो शख्स स्विमिंग पूल में छलांग लगाने पर इसके जिस्म का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और आधा हिस्सा पानी से बाहर है। चौथी तस्वीर में वो शख्स पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। तब मुझे लगा क्यों ना इस हालत को इस्तेमाल करते हुए मेरे बेटे को मनफी आदात यानी नेगेटिव इंटीजर्स का तस्वर दिलाया जाए। अब आपको नजर आ रहे तस्वीर का गौर मुशाहिदा करें और इस सवाल का जवाब दें। तो सवाल इस तरह है, कौन सी तस्वीर में तैराकी के मनाजिर में मनफी आदात की अक्कासी की गई है? मुमकिन ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए तस्वीर 2, ऑप्शन बी तस्वीर 1, ऑप्शन सी तस्वीर 3 और 4, ऑप्शन डी तस्वीर 1 और 2। रिमशा, क्या तुम इसका जवाब सोच सकती हो? जवाब देने से पहले तस्वीर देख रही हूँ। पहली तस्वीर में शख्स तैयार हो रहा है, दूसरी तस्वीर में छलांग लगा रहा है,
तीसरी में आधा डूबा हुआ है, चौथी तस्वीर में मुकम्मल डूबा हुआ है। इससे पता चलता है कि हम तस्वीर 3 और 4 में मनफी आदाद देख सकते हैं। यानी तीसरी तस्वीर में इस शख्स का आधा जिस्म डूबा हुआ है, इसको जाहिर करने मनफी आदाद यानी नेगेटिव नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। और चौथी तस्वीर में शख्स मुकम्मल डूबा है, कितना डूबा है इसकी गहराई जाहिर करने के लिए मनफी आदाद इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें ठीक तरह समझ में आ गया होगा। हाँ रिमशा, ये बहुत ही उम्दा मिसाल है। हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले हालात को सही आदात से जोड़ सकते हैं। जाहिया, क्या तुम कभी तुम्हारे वालिद से पॉकेट मनी ली हो? क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो बहुत मर्तबा ली हूँ। अच्छा जाहिया, तुम अपने वालिद से पॉकेट मनी लेकर नई चीज खरीदने के लिए अगर रकम कम पड़ जाए तो तुम अपने दोस्तों से कर्ज भी लेकर हो? हाँ शाफिया, मैंने दोस्तों से कर्ज भी लिया है। तो फिर इस कर्ज को वापस भी देना होता है। अगर तुम 100 रुपये कर्ज ली हो तो उसको कौन सी अलामत से जाहिर करोगी? कर्ज चूंकि ये रुपये मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं -100 कहूंगी। हाँ, कर्ज को तुम्हें अदा करना होगा, इसलिए -100 रुपये कह सकती हो। इसी तरह हमारे घर की छत पर एक पानी की टैंक लगाए हैं। वो जमीन से ऊपर तक 50 फीट ऊंचाई पर है। जमीन से ऊपर होने पर तुम इस अदद को कौन सी अलामत से जाहिर करोगी? पिछली मिसालों को गौर करते हुए मैं ऊंचाई को पॉजिटिव अलामत से जाहिर करूंगी। हाँ रिमशा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। शाफिया, मैंने तुम्हें बताना भूल गई कि गर्मियों में पानी की कमी थी, इसलिए हमने एक बोरवेल खुदवाया था। वो 200 फीट गहरा है। इस गहराई को तुम किस अलामत से जाहिर करोगी? अरे हाँ, मैं तो इसका साफ साफ जवाब दूंगी, क्योंकि गहराई होने की वजह से इसको नेगेटिव अलामत से जाहिर करना होगा। हाँ, इसलिए -200 फीट होगा। बिल्कुल सही। अब ये देखो, ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। जमीनी सतह पर जो फ्लोर होता है उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। इसमें अगर फर्द ये ग्राउंड फ्लोर से 4 मंजिला ऊपर है तो इसको कौन से अदद से जाहिर करोगी? क्योंकि यहाँ फर्द 4 मंजिला ऊपर है, इसलिए इस मकाम को +4 से जाहिर करना होगा। ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो फ्लोर होता है उसको बेसमेंट भी कहते हैं। अगर फर्द बी ग्राउंड फ्लोर से 2 मंजिला नीचे है तो तुम इसको कौन से अदद से जाहिर करोगी? यहाँ पर फर्द चूंकि ग्राउंड फ्लोर से नीचे है, इसलिए इस मकाम को -2 से जाहिर करना होगा। रिमशा, अगर तुम्हें ये तमाम मिसालें समझ में आ गई हो तो क्या तुम इस दिए गए स्टेयर केस पर ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हुए सरगर्मी के जरिए आदात का मुआजना करने की कोशिश करोगी? हाँ जाहिया, जरूर कोशिश करूंगी। अगर मैं जमीनी सतह पर ठहरी हूँ तो इस मकाम को 0 समझो। अब इस मकाम से मैं 3 स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ती हूँ तो उसको पोजीशन ए से जाहिर करूंगी। 3 स्टेप से आगे फिर से 4 स्टेप ऊपर चढ़ती हूँ तो उसको पोजीशन बी से जाहिर करूंगी। अब मैं जमीनी सतह यानी ग्राउंड फ्लोर से 0 से मैं 7 स्टेप ऊंचाई पर हूँ, यानी आला मकाम पर हूँ, इसलिए 0 से बी मकाम हायर पोजीशन पर है। 7 बड़ा है 0 से। इसी तरह अब मैं निचले सीढ़ियों को आने के लिए ग्राउंड फ्लोर से नीचे उतरती हूँ, यानी ग्राउंड फ्लोर से नीचे 2 स्टेप्स उतरती हूँ, उसको पोजीशन सी से जाहिर करूंगी। अब मवाजिना करें तो सी के मकाम से बी का और ए का मकाम बड़ा है, यानी हायर पोजीशन पर है। अब दाएं जानिब लेफ्ट साइड में जो आदाद नजर आ रहे हैं, इनको एक खत अददी पर जाहिर करें तो इस तरह नजर आएगा। खत की दाएं जानिब राइट साइड पॉजिटिव आदाद यानी मिस्बत आदाद, जो आदाद सुर्ख सीढ़ियों पर हैं, जाहिर किए हैं। 0 से नीचे वाले आदाद यानी मनफी आदाद को खत के बाएं जानिब लेफ्ट साइड में जाहिर किए हैं। अब इनका मवाजिना करें तो बी पोजीशन ये पोजीशन से बड़ा है, यानी 7 बड़ा है 3 से। इसी तरह बी पोजीशन सी पोजीशन से बड़ा है, यानी 7 बड़ा है -2 से। बी मकाम ए और सी से आला मकाम पर है। इसी तरह जमीनी सतह यानी ग्राउंड फ्लोर से सी मकाम का मवाजिना करने पर 0 का मकाम बड़ा है,
यानी सिफर बड़ा है -2 से। इस तरह हम आदात का मवाजना कर सकते हैं। हाँ रिमशा, तुमने ठीक कहा। देखो, सिफर सी मकाम से ऊंचाई पर है, सिफर से नीचे है, इसलिए सिफर बड़ा है -2 से। इस मिसाल से मुझे एक सिमुलेशन की याद आई। चलो इससे सही आदात की मिसालों को और अच्छी तरह समझ सकें। देखो इस तस्वीर में लेफ्ट साइड पर एलिवेशन नामी एक कॉलम यानी नंबर लाइन नजर आ रही है। ऊपर 100 मीटर, दरमियान में 0 मीटर, इसी तरह नीचे -80 मीटर दिखाई दे रहा है। इस सिमुलेशन में ऊपर एक टैब भी दिखाई दे रहा है। टैब को देखने पर कौन से लेवल में ही यानी गहराई, ऊंचाई को आदाद में बतलाता है। इसके जरिए हम आदाद का मवाजना भी कर सकते हैं। वो किस तरह देखेंगे, चलो। मिसाल के तौर पर अब मैं एक लड़का लेकर पहाड़ पर है, समझो। ये कितनी ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है रिमशा? हाँ जाहिया, ये 81 मीटर ऊंचाई पर है। अब इस लड़के को पानी में छलांग लगाने की कोशिश करें। अब छलांग लगाने के दौरान वो पैराशूट के जरिए नीचे उतर रहा है। उतरते हुए क्या तुम गौर कर रही हो कि वो नंबर लाइन पर किस तरह नंबर घट रहे हैं? हाँ जाहिया, नंबर घट रहे हैं। 35 मीटर से 25 मीटर, 25 मीटर से 15 मीटर वगैरह कम हो रहे हैं। अब क्या कह सकती हो, ये कौन से लेवल में है? अब ये पानी की सतह पर यानी 0 मीटर पर है। हाँ, जब लड़का पहाड़ की ऊंचाई से नीचे छलांग लगाता हुआ पानी की सतह को छूता है तो वो 0 मीटर दिखाई दे रहा है। अब वो लड़का पानी के अंदर तैरता हुआ जा रहा है तो नंबर लाइन पर कितना दिखाई दे रहा है? नंबर लाइन पर -20 मीटर दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक कहा तुमने। इस गहराई को हम -20 मीटर से जाहिर करते हैं। इसी तरह और एक मिसाल लेंगे। अब मैं एक परिंदा लेकर उड़ाने की कोशिश करूंगी। अब इस परिंदे की ऊंचाई कितनी है? इस परिंदे की ऊंचाई 84 मीटर है। हाँ, इसी तरह तुम ऊपर टैब में देखो, 84 बड़ा है -20 से। क्या तुम्हें नजर आ रहा है? -20 मीटर लड़के का मकाम है और 84 मीटर परिंदे का मकाम है। इनमें कौन ऊंचाई पर है, बता सकती हो? हाँ, परिंदा ज्यादा ऊंचाई पर है यानी 84 मीटर पर है और लड़का गहराई पर है -20 मीटर पर है। इसी तरह हम आदात का मवाजना भी कर सकते हैं। अब मैं एक मछली लूंगी। इस मछली को बहुत गहराई में उतारती हूँ। अब मवाजना करें तो लड़के से मछली गहराई में है या ऊंचाई पर है? लड़के से मछली बहुत गहराई में है यानी -57 मीटर पर है। अब हम इन तीनों आदात का मवाजना करें तो तुम देखो, -57 मीटर मछली की गहराई, -20 मीटर लड़के की गहराई, 84 मीटर परिंदे की ऊंचाई है। तो हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। अगर तुमको ये अच्छी तरह समझ में आया हो तो कौन ज्यादा गहराई में है और कौन ज्यादा ऊंचाई पर है, बतला सकती हो? हाँ जाहिया, परिंदा ज्यादा ऊंचाई पर है यानी 84 मीटर पर है और मछली ज्यादा गहराई में है यानी -57 मीटर पर है। अब तक हमने समंदरी सतह पर आदात का मवाजना करना सीखे। चलो अब रुपयों के मामले के मुताल्लिक बात करेंगे। देखो, रुपयों के मामले में बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैं पिग्गी बैंक यानी गोलक को सिफर पर रखी हूँ। ये ज्यादा होने के लिए मुझे रुपये जमा करने होंगे। अब मैं इसमें रुपये जमा कर रही हूँ। तुम इसको गौर करो, क्या हो रहा है शाफिया? रुपया जमा करते जाने पर पिग्गी बैंक का गोलक की जसामत बढ़ रही है। हाँ शाबाश, हमारे पास रुपये जमा होने पर हम रिलैक्स होते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि अब हम प्लस में हैं। अगर मुझे कोई चीज लेनी हो तो मैं पिग्गी बैंक से रुपये निकालती जाऊंगी। अब गौर करो, क्या हो रहा है? रुपया निकालने पर पिग्गी बैंक की जसामत छोटी हो रही है। हाँ शाफिया, पिग्गी बैंक की जसामत घट रही है। इसमें मौजूद तमाम रुपये निकालने पर वो वापस 0 पर आ जाता है। हाँ देखो, अब वो सिफर पर आ गया है।
اب کوئی اور چیز لینے کے لیے مجھے روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں دوسروں سے قرض لوں تو قرض تو منفی زیادہ ہو رہا ہے. ہاں منفی زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح دیکھو مقروض ہونے پر سماج میں اس کی قیمت یعنی حیثیت کیا ہوگی. ہاں ٹھیک اندازہ لگایا تم نے. ہم قرض زیادہ کرنے پر ہماری قرضداری زیادہ ہوگی، اسی طرح ہماری قیمت بھی کم ہوگی. قیمت کہنے پر تم غور کیا ہوگا کہ یہاں ٹیب میں دکھائی دے رہا ہے صفر بڑا ہے -36 سے دکھائی دے رہا ہے. خرچ کرنے پر ہماری قیمت بھی جتنی تھی اس سے بھی کم ہو جائے گی. ہاں بالکل صحیح کہا. اب چونکہ ہم نے رقم کا معاملہ دیکھا، سمندری سطح کی مثال دیکھے، اسی طرح درجہ حرارت کو دیکھنے پر الگ الگ جگہوں پر درجہ حرارت کس طرح رہتا ہے ہماری زمین پر دیکھیں. چلو اب نیچے 3 تھرمامیٹر نظر آ رہے ہیں. ان تینوں تھرمامیٹر کو A, B, C نام دیے گئے ہیں. اب تھرمامیٹر A کو میں ہندوستان کے کسی بھی ایک جگہ پر رکھتی ہوں. دیکھو کتنا دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر تھرمامیٹر A کا درجہ حرارت 75 ڈگری فارنہیٹ دکھائی دے رہا ہے. 24 ڈگری سیلسیس میں 24 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے. ہاں اس ٹیمپریچر اسکیل پر 24 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے. اسی طرح تھرمامیٹر B کو کسی آبی علاقے کی طرف لے جاتی ہوں. اب کتنا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں اب 0 ڈگری سے 0 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے. ہاں یہاں پر اب 2 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے. اسی طرح اوپر کے ٹیب میں غور کرو. 24 ڈگری سیلسیس 2 ڈگری سیلسیس کم ہے. اب میں موازنہ کرنے کے لیے ایک اور تھرمامیٹر C کو لے کر افریقہ پر رکھتی ہوں. تو اب درجہ حرارت کتنا دکھائی دے رہا ہے؟ اب C تھرمامیٹر کا درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے. اس کے ذریعے 3 جگہوں کا درجہ حرارت کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہے اور کہاں کا کم. یہاں پر تھرمامیٹر A کا درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے. تھرمامیٹر B کا درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے اور تھرمامیٹر C کا درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس دکھائی دے رہا ہے. ہاں تھرمامیٹر A, B اور C میں جو درجہ حرارت دکھائی دے رہا ہے اس سے ہم درجہ حرارت کا موازنہ کر سکتے ہیں. اور ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہاں مہینے بھی دکھائی دے رہے ہیں. ہم 12 مہینوں میں کس طرح موسم بدلتے ہیں یعنی کلائمیٹ بدلتا ہے، اسی طرح مہینوں کو بدلنے پر درجہ حرارت میں فرق نظر آتا ہے. اب ہم مارچ کے مہینے کو کلک کریں تو پہلے وہاں کے مقام کے لحاظ سے تھرمامیٹر میں تبدیلیاں آتی ہیں اور چند مقام پر تھرمامیٹر میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہیں آئے گی جو کہ اس ٹیب میں دکھائی دے رہا ہے. اسی طرح سے دوسرے مہینوں کو بدلنے سے بھی ٹیمپریچر بدلتا رہتا ہے. اس سیمولیشن کے ذریعے ہم سی لیول ٹیمپریچر اور پگی بینک کے ذریعے ہم صحیح اعداد کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں جانے ہیں. اسی طرح ہم کمرے جماعت میں نمبر لائن کے ذریعے کیسے اعداد دکھا سکتے ہیں دیکھیں. چلو یہاں اوپر ٹک مارک کا آپشن رہتا ہے. یہاں پر کلک کرنے پر نمبر لائن پر ہمیں ڈویژنز یعنی حصے دکھائی دیتے ہیں. رمشا کیا تمہیں یہاں پر بلو بال نظر آ رہا ہے؟ ہاں زاہیہ مجھے بلو بال نظر آ رہا ہے. تو یہ بلو بال کس مارک پر ہے؟ یہ بلو بال 0 مارک پر ہے. اب چلو اس بلو بال کے ساتھ اور ایک اورنج بال لے کر خط عددی پر کسی ایک مارک پر رکھیں. اب بتاؤ یہ اورنج بال کون سے مارک پر ہے؟ یہ آرنج بال 1 پر ہے. بلو بال کا مقام 0 ہے، اورنج بال کا مقام 1 ہے، تو 1 بڑا ہے 0 سے. اب چلو پنک بال لے کر کسی دوسرے مقام پر رکھتے ہیں. اب بتاؤ پنک بال کون سے مقام پر ہے؟ پنک بال 4 مقام پر ہے. ہاں ہم غور کر سکتے ہیں کہ دائیں جانب جانے پر قیمت بڑھ رہی ہے. اسی طرح اورنج بال کا مقام یہاں پر 1 ہے، پنک بال کا مقام 4 ہے. تو اوپر ہم ٹیب میں دیکھ سکتے ہیں 4 1 اور 0 سے بڑا ہے، یعنی پنک بال اعلیٰ مقام پر ہائر پوزیشن میں ہے. اب یہاں پر ان کا مقام بدلتے ہیں. چلو اورنج بال اور پنک بال کو بائیں جانب لانے پر کون زیادہ ہے بتاؤ؟ پنک بال بھی ادھر لے کر آئیں. چلو اب دونوں کا مقام بتاؤ رمشا. ہاں
देखो यहाँ पर सिफर ही सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी तरह राइट साइड के आदाद हमें हायर पोजीशन पर होते हैं और लेफ्ट साइड पर आने पर इनकी कीमत घटती जाती है। अब ऑरेंज बॉल -2 पर है, पिंक बॉल -6 मार्क पर है। ऊपर तुम्हें टैब में भी नजर आ रहा होगा -6 छोटा है -2 से और सिफर से। हम इस तरह आदाद का मुवाजना कमरे जमात में बहुत आसानी से करवा सकते हैं। इसी तरह हम आदाद का इनवर्स यानी माकोस को भी इसमें जाहिर कर सकते हैं। अब देखें चलो ऑरेंज बॉल के लिए माकोस क्या होगा। ऑरेंज बॉल का माकोस +2 होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, -2 का माकोस +2 है। इसी तरह पिंक बॉल यानी -6 का माकोस क्या दिखाई दे रहा है। -6 का माकोस +6 दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसकी कोई अलामत नहीं होती, यहाँ पर साइन कंसीडर नहीं होते। अब बताओ रिमशा, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 दिखाई दे रही है। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक कहा रिमशा। अब हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन देख रहे हैं, इसमें और एक ऑप्शन है वर्टिकल लाइन। पहले हमने सीढ़ियों यानी स्टेप्स को नंबर लाइन पर जाहिर किया उफ़क़ी खत यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में, अब इसको वर्टिकल लाइन में भी जाहिर कर सकते हैं। इस तरह हम नंबर लाइन पर यानी खत अददी पर आदाद का मुवाजना, आदाद की निशानदेही, एब्सोल्यूट वैल्यू, आदाद का माकूस, इसके मुताल्लिक़ हम इस सिमुलेशन के जरिए बच्चों को सरगर्मी के जरिए समझा सकते हैं। इस सिमुलेशन के जरिए हम ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ गए। इस सिमुलेशन से आप तमाम असातिज़ा को ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। इसी सिमुलेशन की बुनियाद पर आपके लिए एक पोल सवाल इस तरह है, दर्जे ज़ैल में कौन सा दर्जे हरारत बहुत ठंडा है। ऑप्शन ए -12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी +6 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस। तमाम असातिज़ा कराम ने भी इसका सही जवाब दिया है। तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया। तुम दोनों की बहस से मुझे एक पहेली की याद आ रही है। वो पहेली क्या है बताओ तो सही, हम उसको बूझने की कोशिश करेंगे। वो पहेली ये है कि मैं एक अदद रखकर पहेली पूछूंगी। मैं सिफर से छोटा -25 से बड़ा सही अदद हूँ। इसके साथ इसके लिए और एक क्लू ये है कि मैं इन दो हिस्सों के दरमियान में हूँ। क्या तुम्हें ये पहेली समझ में आई? हाँ समझ में आई, इसका जवाब सोच रही हूँ। हमारे असातिज़ा इकराम से भी गुजारिश है कि इस पहेली का जवाब चैट बॉक्स में दें। रिमशा, क्या तुम इसका जवाब बता सकती हो? हाँ जाहिया, पहले क्लू के मुताबिक मैं सिफर से छोटा हूँ। अब तक हमने देखा कि सिफर को लेफ्ट साइड ही आगे बढ़ना यानी मूव करते हुए, इसके साथ -25 तक आना होगा। -25 से बड़ा सही अदद यानी सिफर और -25 के दरमियान में ही वो अदद है। दूसरा क्लू ये कि मैं इन दो हिस्सों के दरमियान में हूँ, इसलिए दरमियानी अदद के लिए हमेशा इस अदद के इधर उधर के हिस्सों को निकाल देते हैं। सिफर से -25 के अंदर हिस्सों को देखने पर इधर आधे उधर आधे निकालने पर मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड 12 निकालने पर मुझे -13 जवाब आया है। क्या मेरा जवाब सही है जाहिया? हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक वाक़या हाल ही का मुझे याद आया। T20 मैचेस के मुताल्लिक़ जानेंगे चलो। क्या हम क्रिकेट की मिसाल लेकर सही आदाद की जमा और तफरीक को जानेंगे? हाँ, हम एक क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करने के लिए चंद नुकात का मुशाहिदा करते हैं। वो ये हैं, एक अच्छा खिलाड़ी आने पर वो हमारी टीम के लिए प्लस पॉइंट होगा, इसलिए मैं उसको प्लस अलामत से जाहिर करती हूँ। इसी तरह औसत खिलाड़ी यानी अच्छे खिलाड़ी से थोड़ा कम मुजाहरा करने वाले को माइनस अलामत से जाहिर करती हूँ, यानी थोड़ा कम मुजाहरा यानी माइनस। इसी तरह खिलाड़ियों को खरीदने को प्लस अलामत से जाहिर करना
اور فروخت کرنے کا مطلب ہے مائنس علامت سے ظاہر کرنا۔ اتنے نکات تم کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم ایک ٹیم کا انتخاب کریں گے۔ ایک اچھا کھلاڑی یعنی ہماری ٹیم کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا، ان کو خریدنا بھی پلس پوائنٹ ہوگا۔ مجموعی طور پر ہماری ٹیم کی کارکردگی پلس پلس ہے، نتیجے میں اضافہ ہوگا۔ چلو دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک اوسط کھلاڑی ہماری ٹیم کے لیے مائنس پوائنٹ ہوگا، مگر اس کو خریدنا بھی پلس پوائنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہماری ٹیم کی پرفارمنس کم ہوگی یا زیادہ؟ بتلاؤ رمشا۔ ہاں، تمہارے کہنے کے مطابق اوسط یعنی مائنس، خریدنا مطلب جمع، اس لیے اوسط کھلاڑی کو خریدنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہماری ٹیم کا نتیجہ کم ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے۔ دیکھو پہلی حالت میں پلس پلس ہے، کسی بھی جگہ دو مثبت صحیح اعداد کو جمع کرنا بتلاتا ہے، نتیجے میں ہم جمع کرتے ہیں تو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک منفی صحیح عدد اور ایک مثبت صحیح اعداد رہنے پر ہمیں نتیجہ کم آئے گا، یعنی ہمیں گھٹانا ہے۔ رمشا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ پلس مائنس اور مائنس مائنس پر کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اچھا کھلاڑی ہمارے ٹیم کے لیے پلس پوائنٹ، اس کو اچھا کھلاڑی ہماری ٹیم فروخت کرنا مطلب مائنس پوائنٹ، پلس مائنس رہنے پر ہماری ٹیم کی کارکردگی یعنی نتیجہ کم ہوگا، اس لیے کوئی بھی ایک مثبت صحیح عدد اور ایک منفی صحیح عدد کو دینے پر ہمیں ان کو گھٹانا پڑتا ہے، نتیجے میں ہمیں کم جواب ملے گا، یعنی نتیجے میں کمی ہوگی۔ اسی طرح ایک اوسط کھلاڑی ہماری ٹیم کے لیے مائنس ہوگا، اس کا فروخت کرنا بھی مائنس، اس لیے ہماری ٹیم کی کارکردگی کیا ہوگی؟ اضافہ ہوگا۔ اوسط کھلاڑی کو کھو رہے ہیں تب یقیناً ہماری ٹیم کو اچھا نتیجہ ملے گا۔ اسی طرح کسی بھی دو منفی صحیح اعداد ہونے پر ہمیں ان کو جمع کرنا ہوگا، یعنی نتیجے میں اضافہ ہوگا۔ کیا تمہیں یہ مثال سمجھ میں آئی؟ ہاں بالکل، ایک کرکٹ ماڈل کو رکھ کر صحیح اعداد کو سمجھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، تو اس کو کلاس روم کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے ہمارے ماحول کے مطابق حالات کو تیار کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں، دیکھو بچوں، پلس پلس ہو تو جمع کرو، مائنس پلس ہو تو گھٹاؤ، مگر اس کو پریکٹیکلی سمجھانے پر بچوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا اور وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں شافیہ، جمع اور تفریق کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ ضرب کے لیے اسی طرح کچھ ماڈل ہے؟ ہاں، ضرب کے لیے بھی اسی طرح کا ماڈل ہے۔ ایک ویڈیو بھی ہے جو کہ ایک پروفیسر خورشید باٹلی والا نے ضرب کے لیے بہترین سمجھائش کرتے ہوئے اس سرگرمی کے ذریعے بتلائے ہیں۔ یہاں پر ایک نیلی لکیر نظر آ رہی ہے، وہاں پر کون سے اعداد ہیں؟ یہاں پر تمام مثبت صحیح اعداد یعنی پازیٹیو انٹیجرز ہیں۔ اسی طرح سرخ لائن پر کون سے اعداد ہیں؟ سرخ لائن پر تمام منفی صحیح اعداد یعنی نیگیٹو انٹیجرز نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہماری نمبر لائن یعنی خط عددی کی طرح لگ رہا ہے۔ ہاں شافیہ، یہ تو خط عددی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ چلو زاہیہ، میں تمہیں پہلے چند ہدایت دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 into 3 ہے، یہاں کون سا ضارب ہے اور اس کا سائن یعنی علامت کیا ہے؟ یہاں پر 3 ضارب ہے اور اس کی علامت پلس ہے۔ ہاں، یہاں پر جب کوئی علامت نہ ہو تو اس کو پلس سمجھا جائے گا۔ اسی طرح 2 کیا ہے اور اس کی علامت کون سی ہے؟ یہاں پر 2 مضروب ہے اور اس کی علامت بھی پلس ہے۔ ہاں، اسی طرح یہاں پر پلس ہے یا مائنس ہے، اس کو دیکھ کر سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سے رخ میں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ضارب اگر جمع ہو تو مثبت صحیح اعداد کی طرف فیس کرنا ہوگا، اسی طرح ضارب مائنس ہو تو منفی صحیح اعداد کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اسی طرح مضروب میں مثبت علامت یعنی پازیٹیو سائن ہو تو ہمیں فارورڈ مومنٹ آگے کی چلنا ہوگا، اور نیگیٹو ہو تو بیکورڈ مومنٹ پیچھے کی چل، ہماری پیٹھ کے پیچھے سے چلنا ہوگا۔ اب رمشا، چلو دیکھیں کہ یہ پروفیسر ان علامتوں کو لے کر کس طرح ہمیں سمجھانے والے ہیں۔ Into 3. So the first number 2 makes me face in the positive direction, and then I need to take 3 steps of length 2 each, and I get to plus 6. دیکھو وہ پازیٹیو سائڈ فیس کیے ہیں، 2 قدم 3 بار سامنے کی طرف یعنی فارورڈ مومنٹ چل کر 6 پر آ کر رک گئے ہیں۔ رمشا، سمجھ میں آیا؟ پلس پلس پر ہو تو کہاں آ رہے ہیں؟ پلس 6 پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو چلو رمشا، میں اس کے لیے دوسری مثال لے رہی ہوں۔
2 into 4 इसको तुम किस तरह समझाओगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 2 into 4 पॉजिटिव साइन है, निस्बत सही आदत की तरफ फेस करना होगा, यानी फॉरवर्ड मोमेंट 2 कदम 4 बार आगे की तरफ रुख करके जाना है और 8 पर आकर रुक जाना है। अच्छा, अब एक और मिसाल को समझेंगे। यहाँ -2 into 3 है। रिमशा गौर करो, यहाँ जारिब +3 है, इसलिए फॉरवर्ड मूवमेंट, और मजरूब -2 है, इसलिए मनफी सही आदात की तरफ रुख करना होगा। यहाँ मनफी की तरफ 2 कदम 3 मरतबा सामने का रुख यानी फॉरवर्ड मूवमेंट करना, यानी -6 के मुकाम पर आकर रुके हैं। अच्छा, अब तुम एक और मिसाल इसके लिए दे सकती हो? जरूर, मैं -2 ज़रब 4 मिसाल लूंगी। यहाँ पर जारिब +4 है, इसलिए फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, मजरूब -2 है, इसलिए मनफी सही अदद की तरफ रुख करना होगा। 2 कदम 4 बार सामने की तरफ, तब -8 पर आकर रुकना पड़ेगा। अच्छा, तो प्लस प्लस और माइनस प्लस के बाद अब दूसरी मिसाल है प्लस माइनस की, वो 2 into -3 है। अब इनको मनफी की जानिब रुख करना होगा, यानी बैकवर्ड मूवमेंट करना होगा, यानी पीठ के पीछे रुख करके चलना होगा। अब देखें किस तरह वो 2 कदम 3 बार बैकवर्ड मूवमेंट चलकर -6 पर आकर रुक गए हैं। जाहिया, क्या तुम इसके लिए उस पहली वाली मिसाल लेकर समझा सकती हो? हाँ जरूर, 2 into -4 में मनफी की जानिब रुख करके पीछे की चाल चलनी होगी। 2 कदम 4 बार मनफी सही अदद की जानिब चलना होगा और तब -8 पर आकर रुकना पड़ेगा। अच्छा, अब आखिरी मिसाल है -2 into -3। तो इसमें तारिब और मजरूब दोनों मनफी अलामत रखते हैं, इसलिए मनफी आदात की तरफ रुख करना होगा और बैकवर्ड मूवमेंट यानी पीठ पीछे से चलना होगा। चलो देखें प्रोफेसर साहब कैसे चलकर बतलाते हैं। वो देखो, नेगेटिव की जानिब फेस करके 2 कदम 3 बार पीछे चलकर 6 पर आकर रुके हैं। अच्छा, अब इसके लिए भी एक दूसरी मिसाल के साथ समझा सकती हो? जरूर शाफिया, -2 into -4 में मनफी सही आदात की तरफ रुख करके बैकवर्ड मूवमेंट चलना होगा। 2 कदम 4 बार पीछे की तरफ, तब +8 पर आकर रुकेंगे। हाँ जाहिया, माइनस इंटू माइनस को किस तरह नंबर लाइन पर प्लस पर जाहिर करना है, इसको प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह दिखलाए हैं, जिससे हमारा कंफ्यूजन भी दूर हो गया। क्यों ना हम इस साइन रूल को समझाने वाले प्रोफेसर खुर्शीद बाटली वाला का शुक्रिया अदा करें। मोहतरम असातिज़ा इकराम, अब तमाम के लिए एक पोल सवाल है। सवाल को गौर से पढ़कर सही जवाब का इंतखाब करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो सवाल इस तरह है, नतीजा क्या होता है जब 3 मनफी आदात के हासिले ज़रब को ज़रब दिया जाता है 2 मस्बत आदात के हासिले ज़रब से? इसके मुमकिन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मस्बत, ऑप्शन बी मनफी, ऑप्शन सी बराबर है, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। का जवाब बिल्कुल सही है, इसका जवाब मनफी है। इसके मुताल्लिक सोचें, क्या सिफर मस्बत है या मनफी सही अदद? सबसे बड़ा सही अदद और सबसे छोटा सही अदद कौन सा है? क्या किसी भी 2 मनफी सही अदद का मजमुआ हमेशा दोनों सही अदद से ज्यादा होता है? क्या एक मिस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद का मजमुआ हमेशा दोनों सही अदद से ज्यादा होता है? क्या एक मिस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद का हासिल ज़रब हमेशा दोनों सही अदद से ज्यादा होता है? चलिए अब सही आदात की मुख्तसर सी तारीख के बारे में जानें। मैं पहले सही आदात किस तरह वजूद में आए उसकी तारीख बतलाऊंगी। तो सुने, पहली सदी यानी 1वीं सदी में चीनी लोग मुनफी सही आदात को इस्तेमाल करते थे। वो सियाह लकीरों से जाहिर करते थे, और वहाँ जो -704 नजर आ रहा है, इसको काली लकीर की अलामत से निशानदही किए हैं। इसी तरह 3वीं सदी को आए तो ग्रीक देश वाले, चूंकि तब वो बहुत फेमस हो गए थे, वो जो भी फलसफियात, साइंस, जोग्राफिया एजादात किए थे, इसी लिहाज से हमारे अजीम रियाजीदान डियोफेंटस अरिथमेटिक में सही आदात के बारे में लिखा हुआ हवाला है, और साथ में अलजिब्रा में सही आदात इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद 7वीं सदी में हमारे हिंदुस्तानी ब्रह्मगुप्ता अजीम रियाजीदान ने भी कारोबारी लिहाज से नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स इस्तेमाल किए थे, और साथ ही वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने सीफर का तस्वुर देकर तमाम दुनिया में शोहरत पाई। इसी तरह आखिर में जेड यानी जहलान
صحیح عادات کا سیٹ کی علامت اور اس کو متعارف کرانے والے جرمنی کے کارنک ایک عظیم ریاضی دان ہیں۔ اسی طرح 100ویں صدی کو آئے تو بھاسکرا دوم عظیم ریاضی دان ہیں جو کہ بیجاپور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سدھانت شیرومنی لیلاوتی جیسے گرنتھ لکھے ہیں۔ یہ بھی مساوات حل کرنے کے دوران انٹیجرز کا استعمال کرتے تھے اور حل کے لحاظ سے حاصل کرتے تھے۔ 17ویں صدی میں انٹیگرل کیلکولس جو یوروپین نے تصور دلایا تھا اس پر پہلے ہی کام کیے تھے۔ 16ویں صدی میں اٹلی کے کارناڈو اور برت مارک نے کوادریٹک ایکویشن کو حل کرنے کے لیے نیگیٹو انٹیجرز کو حل کرنے کی شکل میں حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح فرانس کے فرمٹ اور ڈیسکارٹس نے بھی الجبرا اور کیلکولس میں نیگیٹو انٹیجرز استعمال کیے تھے۔ ڈیسکارٹس کو فادر آف کارٹیشین کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم گراف وغیرہ کر رہے ہیں اس کو پہلے پہچان کرانے والے یہی ہیں۔ درجہ حرارت کی پیمائش کرنے، رخوں کی پہچان کرانے، بزنس یا کمرشل میتھمیٹکس میں آنے والے نفع نقصان وہ کیسے، یہ تمام منفی صحیح عادات اور مثبت صحیح عادات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے بتلایا۔ صحیح عادات کو زد سے ظاہر کرتے ہیں اور اسی طرح صحیح عادات کو ایک اور علامت یعنی آئی سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ آج کل ہم ہر ایک شے کو کہاں پر ایجاد ہوئی فوراً جان لیتے ہیں، مگر اس کو ایجاد کرنے پتہ نہیں کتنے ہی کانسیپٹس، کتنے ہی صدیوں کی کاوشوں کا ثمر ہمارے ان عظیم ریاضی دانوں کے سر ہے۔ اس لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ بے شک یہ تمام ریاضی دان اپنی بے پناہ محنتوں کاوشوں سے اس کا تصور دلائے ہیں۔ اچھا چلو اب برہما گپتا کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ وہ یہ کہ انہوں نے 7ویں صدی میں اپنے حساب کتاب میں قرض اور فائدے کو انٹیجرز کے ذریعے ہی درج کیے ہیں۔ وہ ایسے کہ مال و دولت کو مثبت صحیح عادت سے، صفر کو کچھ نہیں سے، قرض کو منفی صحیح عادت سے نشاند کیے ہیں۔ اب ہماری روزمرہ زندگی میں صحیح عادات یعنی انٹیجرز کو ہم بہت سی جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم رول ہماری میوزیکل نوٹس میں ججز سب سے کہتے ہوئے سنے ہوں گے، ہائی نوٹ لو نوٹ، یعنی تمہاری ہائی پچ ہوئی، تمہاری لو پچ ہوئی۔ تو یہاں میوزیکل نوٹ ویریشن میں انٹیجرز نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال یہ ہے کہ جو ہم سب اسپورٹس میں دیکھتے ہیں، وہ کرکٹ میں گراف کے اتار چڑھاؤ اسی کو استعمال کر کے کرتے ہیں۔ اور ایک مثال ہمارا اسٹاک مارکیٹ ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی اتار چڑھاؤ کا استعمال ہم صحیح عادات میں ہی کرتے ہیں۔ تھرمامیٹر میں درجہ حرارت کی پیمائش کے دوران صحیح عادات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پانی کی سطح پوزیشن، سطح سمندر سے اوپر، سطح سمندر سے نیچے، یہاں پر بھی ہم پوزیشن بتلانے کے لیے صحیح عادات کا استعمال کرتے ہیں۔ بی پی میجر کرنے کے لیے اسپیگمومانومیٹر میں بھی ہم پارے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح عادات کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جو ہم سائنس میں الیکٹرولائٹک سیل میں برقی رو پازیٹیو سے نیگیٹو کی جانب گزرتی ہے، یہ صحیح عادات کا ہی تصور ہے۔ دیکھا تم نے کتنی ہی صحیح عادات کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ ہاں، بہت سے روزمرہ کے استعمالات ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور ایکسٹرا انفارمیشن بھی ہے۔ یہ میوزیکل نوٹ اور اسٹاک مارکیٹ یہ سب انٹیجرز کے استعمالات ہی ہیں۔ اچھا، تو ہم اس کو کس طرح کلاس روم میں اپلائی کر سکتے ہیں، بتا سکتی ہو شافیہ؟ عزیز طلبہ، انٹیجرز باکس بنانے کے لیے آپ کو ایک باکس، پیپر، اسکیچ پین، دھاگا، خینچی، گلو، پن اور اسکیل۔ سب سے پہلے باکس میں فٹ ہوئے جیسے پیپر کو کاٹیں، پیپر پر نمبر لائن ڈرا کریں۔ ڈرا کیے ہوئے نمبر لائن کو باکس میں پیسٹ کریں، پن کو دھاگے سے باندھ کر باکس میں دونوں طرف لگائیں۔ پھر ایک تیر کا نشان ڈرا کر کے اسے کاٹیں۔ کاٹے ہوئے تیر کے نشان کو دھاگے سے لگائیں۔ اب آپ کا انٹیجر باکس تیار ہے۔ صحیح عادات کے تعلق سے کمرے جماعت میں کون کون سی سرگرمیاں کروائی جا سکتی ہیں، چلیے دیکھیں۔ پہلی سرگرمی کا نام ہے
जंपिंग एक्टिविटी। इस सरगर्मी के लिए सबसे पहले जमीन पर एक अददी खत खींचना होगा और इस पर मस्बत सही आदात और मनफी सही आदात की निशानदेही करना होगा और तलबा को ये हिदायत देना कि उस्ताद कोई एक अदद कहें तो तलबा उस अदद की निशानदेही जमीन पर बनाए गए खत पर करेंगे और उस्ताद से कहे गए अदद के मुताबिक खत अददी पर जाकर जम करते हुए जाकर ठहरेंगे। मिसाल के तौर पर +2 +4 -3 -5। अब इस अदद के साथ किसी दूसरे अदद को जमा या तफरीक भी करा सकते हैं। जो तलबा अपनी ठहरी हुई जगह से सिफर की तरफ रुख करके जम करते हुए या फिर सिफर से दूर जम करते हुए बुनियादी अमल करके सही जवाब देना होता है। इस तरह हम बच्चों को फिजिकली एंगेज करवाने के साथ साथ खत अददी का इस्तेमाल करते हुए सही आदात के तस्वुर को समझा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह एक और सरगर्मी है जिसमें कोई भी 2 रंग के पान लेकर बच्चों को प्रैक्टिकली सरगर्मी करवाते हुए सही आदात की जमा और तफरीक को करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का मुशाहिदा करें कि ये किस तरह सरगर्मी करवा सकते हैं। अजीज तुलबा, आज हम इंटीजर्स एक्टिविटी यानी सही अदद की सरगर्मी सीखेंगे, जमा और तफरीक। यहाँ हमारे पास 2 कलर के स्पॉन्ज है, ब्लू कलर के स्पॉन्ज, ग्रीन कलर के स्पॉन्ज। ब्लू कलर के स्पॉन्ज यानी माइनस यानी तफरीक की नुमाइंदगी करते हैं, ग्रीन कलर के स्पॉन्ज यानी प्लस की नुमाइंदगी करते हैं। अब हमारा सवाल क्या है? -6 + 4 ब्लू कलर के स्पॉन्ज जो माइनस की नुमाइंदगी करते हैं उसे लेंगे। 6 ब्लू कलर के स्पॉन्ज लेंगे और 4 ग्रीन कलर के स्पॉन्ज लेंगे जो प्लस की नुमाइंदगी करते हैं। अब हम जोड़ी से 2-2 स्पॉन्ज को निकालें तो बचे 2, तो जवाब है -2। इसी तरह दूसरा सवाल, 3 - 5, इसके लिए हम 3 ग्रीन कलर के स्पॉन्ज लेंगे और 5 ब्लू कलर के उसी तरह से जोड़ी से हम उनको अलग करें तो -2, तो जवाब है -2। इस सरगर्मी को आप अपने कमरे जमात में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो आप बटन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने ये नाम तो सुना होगा, बच्चों को ये खेल बहुत पसंद है। इस सरगर्मी के लिए हम 2 डाइस लेंगे और एक साथ 2 बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। एक बच्चे को रेड पान और दूसरे बच्चे को ग्रीन पान देंगे। दोनों डाइस को एक साथ रोल करेंगे। दोनों डाइस में एक ही नंबर आ सकता है या फिर अलग अलग भी आ सकता है। बच्चे अपने आए हुए नंबरों पर अपनी पसंद का कोई भी बुनियादी अमल कर सकते हैं, जैसे जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम। मगर इस खेल में एक ट्विस्ट वो ये है कि इस बिंगो गेम में हमने सभी ग्रिप्स में चंद नंबर्स दर्ज किए हैं, जैसे -7, -4 वगैरह।
بہت سے اعداد ہیں. ڈیس پر آئے بات پر بنیادی عمل کرنے پر حاصل ہونے والا جواب اگر گریڈ میں موجود عدد سے میچ کرے تو وہ بچہ اپنا پان اس عدد پر رکھے گا یعنی گریڈز میں. اسی طرح یہ سرگرمی کرتے ہوئے جو بچہ زیادہ پان گریڈز میں جمع کرے گا وہ ونر کہلائے گا, اس کی جیت ہوگی. اس سرگرمی کے ذریعے طلباء دلچسپی کے ساتھ صحیح عادات پر بنیادی اعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں. اب اگلی سرگرمی ہے اسپننگ ویل ایکٹیویٹی یعنی گھومتا پہیے کی سرگرمی. اس پہیے میں مثبت عادات اور منفی عادات درج کیے گئے ہیں. طلبہ پہیے کو گھمائیں گے, گھمانے کے بعد جو عدد حاصل ہوگا اس کو نوٹ کریں گے. پھر دوسری مرتبہ پہیا گھمانے پر جو عدد آئے گا اس کو بھی نوٹ کریں گے. دونوں عادات کو طلبہ نوٹ کر کے بنگو گیم کی طرح ان عادات پر بنیادی اعمال کر کے اپنا جواب استاد کو بتائیں گے. استاد اس کی جانچ کرتے ہوئے طلبہ کو صلاح دے سکتے ہیں. یہ تمام سرگرمیاں تو عام بچوں کے لیے کروائی جانے والی ہیں. کیا کوئی ایسی سرگرمیاں بھی ہیں جو چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ یعنی خصوصی توجہ طلب بچوں کے لیے کروا سکتے ہیں؟ ہاں شافیہ, کمرے جماعت میں تمام طلباء یکساں نہیں رہتے. ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو خصوصی توجہ طلب جیسے آنکھوں کے معذور یا دوسری قسم کی معذوری والے ہوتے ہیں. ایسے بچے بھی تمام بچوں کے ساتھ مل کر سرگرمیاں کرنا پسند کرتے ہیں. ان کے لیے پہلی سرگرمی ہے جس کا نام زمین کو چھوئیں. اکثر بچوں سے کہتے ہیں جیسے زمینی سطح, سمندری سطح, زمین کے نیچے کی سطح وغیرہ. زمینی سطح کو ہم صفر سے ظاہر کرتے ہیں, زمین سے اوپری سطح کو ہم پازیٹیو عدد سے ظاہر کرتے ہیں. ایسے بچوں کو زمین کو چھونے کروانا, اس کو صفر بتلانا, زمین کی سطح سے اوپر یعنی اونچائی کو پازیٹیو علامت سے ظاہر کرنا, زمین کو کھود کر چھو کر محسوس کرواتے ہوئے یہ بتلانا کہ یہ زمین کے اندر جا رہے ہیں, تب بتلانا کہ یہ گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں یعنی نیگیٹو عادات سے استعمال کرتے ہیں. اس سرگرمی سے پازیٹیو عادات اور نیگیٹو عادات کا تصور دلا سکتے ہیں. اسی طرح گولیاں یعنی ماربلز کی مدد سے بھی سرگرمیاں کروا سکتے ہیں. زمینی سطح کو چھو کر محسوس کرواتے ہوئے سمجھایا, مگر سمندری سطح کو کس طرح بتلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سمندر کے پاس لے جانا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کانچ کے گلاس میں پونا حصہ پانی لے کر بچے کی انگلی کو پانی کی سطح سے مس کرائیں اور بتلائیں کہ یہ پانی کی سطح ہے. یہ بتلانا کہ ایک ماربل ہاتھ میں دے کر ماربل کو پانی کی سطح سے اوپر اس کو پازیٹیو عدد سے ظاہر کرتے ہیں, اور اگر اسی ماربل کو گلاس کے اندر ڈالیں تو کہیں گے ماربل پانی کے اندر چلی گئی. اب ماربل کی گہرائی کو ظاہر کرنے کے لیے نیگیٹو عادات کا استعمال کر سکتے ہیں. علم ریاضی میں عام طور پر بنیادی اعمال کروانے کے لیے رقم کا استعمال کرتے ہیں. اس سرگرمی کے لیے بچوں کو 2 یا 3 گروہ بنا کر ایک کو 10 روپے کے سکے, دوسرے کو 5 روپے کے سکے اور 1 روپے کے سکے, 2 روپے کے سکے دے کر سوالات کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس 5 روپے ہیں, اس میں 2 روپے کا سکہ نکالیں تو آپ کے پاس کتنے روپے بچت ہوں گے. اس طرح کے سچویشنز کریٹ کر کے بچوں کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں. سچ میں آپ نے بہت سارے سرگرمیوں کے متعلق بتلایا. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو صحیح عادت کے تعلق سے پروجیکٹ ورک کے طور پر کیا کروا سکتے ہیں, اس کے متعلق معلوم ہو تو بتلائیے. ہاں ضرور. ان سرگرمیوں کو کروانے کے ساتھ ساتھ بچے اچھی طرح سمجھیں. اس کے لیے پروجیکٹ ورک دینا ہوگا تاکہ ان میں کریٹیوٹی بڑھے. اس سرگرمی کو بچے خود کریں نہ کہ استاد. پہلی سرگرمی ہے کیا آپ یہ کر سکتے ہو کہ جواب 45 آئے. یہاں پر بہت سارے نمبرز دیے گئے ہیں اور علامت جیسے جمع, تفریق, ضرب, تقسیم دیے گئے ہوتے ہیں. طلبہ کوئی بھی نمبرز لے کر کوئی بھی بنیادی عمل کرتے ہوئے علامتوں اور نمبرز کو اس طرح ترتیب دے کر جوڑیں کہ جواب 45 آئے. اس طرح کی سرگرمی کرنے سے بہت سارے کریٹیو آنسرز ملیں گے. یہ بھی ایک طرح کا پروجیکٹ ورک ہے. اگلی سرگرمی ہے اسنیک اینڈ لیڈر, سانپ اور سیڑھی کا کھیل. سانپ سیڑھی کے کھیل کا بورڈ آپ تمام نے دیکھا ہوگا. اس میں 1 سے 100 تک عادات درج ہوتے ہیں, مگر یہاں پر ڈائریکٹ نمبر کے بجائے اسکرین پر دکھائے گئے طریقے سے آپ بورڈ بنا کر سوالات
बच्चों को साम सीढ़ी का मॉडल क्रिएट करके मदरसों में बच्चों को इस खेल को खिला सकते हैं, बच्चों की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। ये सब बच्चों के लिए मंसूबे और सरगर्मियां हैं जो कमरे जमात में आप करवा सकते हैं। हम जब भी कोई सरगर्मी करवाते हैं तो मुहासिबा करने पर ही पता चलेगा कि तुलबा ने कितना सीखा है, यानी कितनी मालूमात हासिल की हैं। इसके लिए डाइस की सरगर्मी है। इसमें 2 डाइस लेकर एक डाइस पर के आदात पॉजिटिव आदात होंगे, दूसरे डाइस पर नेगेटिव आदात होंगे। अब उस्ताद चंद मसाइल हल करने देकर इनका मुहासिबा कर सकते हैं। इसके साथ साथ लफ्जी मसाइल बतलाकर या कोई कहानी बताकर या इस मिसाल के तौर पर एक मुसाबिकती इम्तिहान में हर सही जवाब के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं और हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाता है। मोहित को 10 सही जवाबात मिलने पर 20 नंबर हासिल हुए, तो इसने कितने गलत जवाबात दिए हैं? इस तरह के सवालों से बच्चों में लॉजिकल स्किल पैदा होती है। इसी तरह पहेलियां पूछकर इनका मुहासिबा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिए गए रियाजी बयान में जवाब 11 हासिल हो, इसके लिए एक अलामत माइनस को प्लस अलामत में तब्दील करें, जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह के हम पहेलियां पूछकर भी बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। इसी तरह खत अददी पर जंप करवाते हुए यानी जंपिंग एक्टिविटी के जरिए भी हम खत अददी पर निशानदेही करवाते हुए बुनियादी अमाल करते हुए बच्चों का मुहासिबा कर सकते हैं। इसी तरह इन तमाम सरगर्मियों को हम अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने जो कुछ सीखा है उसका इयादा करा दें। चलो, सबसे पहले हमने वीडियो के जरिए दर्जे हरारत देखते हुए नेगेटिव आदात को मालूम किए। नेगेटिव आदात को हम रोज़मर्रा जिंदगी में कहाँ कहाँ देखते हैं, कौन सी जगहों पर किस तरह मौसम और आबो हवा के बदलते हुए लिहाज से नेगेटिव यानी मनफी आदात का इस्तेमाल करते हैं, ये मालूम किया। इसी तरह खते अददी पर किस तरह आदात को ज़ाहिर करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स यानी मस्बत आदात राइट साइड यानी दाएं जानिब, नेगेटिव नंबर्स यानी मनफी आदात को लेफ्ट साइड, दरमियान में सिफर को मुब्दा कहते हैं, इसके मुतालिक जाना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ सही आदात को इस्तेमाल करते हैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल किए। क्रिकेट मॉडल के ज़रिए साइन रूल को पुरअसर अंदाज से सीखे। इसी तरह स्टेप्स की मिसालों के ज़रिए पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का मुवाजिना किस तरह मालूम करते हैं ये समझा। क्लासरूम आइडियाज़, असेसमेंट आइडियाज़, इंक्लूसिव क्लासरूम आइडियाज़, इन तमाम के मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियों को मालूम किया। मजमूई तौर पर आज की बहस बहुत पॉजिटिव थी। सही आदत करते हुए पॉजिटिव एनर्जी भी हमको मिली है। अच्छा, चलो अब हम दिमागी नक्शे पर गौर करें। तो आज हमने सही आदत का तारुफ मालूम किया, सही आदत पर बुनियादी अमाल जैसे जमात, तफरीक, ज़रब वगैरह। इसके साथ ही सही आदत को खत अददी पर किस तरह जाहिर करते हैं इसको जाना। आदत का मुवाजिना करते हुए सही आदत की तरतीब, बढ़ती हुई तरतीब और घटती हुई तरतीब किस तरह लिखना है इसको भी जाना। टीचोपिया एक CWC का क्रिएट करदा प्लेटफॉर्म है। इसमें मुख्तलिफ रिसोर्सेज दस्तियाब हैं, क्लासरूम आइडियाज़, असेसमेंट आइडियाज़ और बहुत सारे वसाइल आपको इसमें मिलेंगे। इस ऐप में सही आदात के ताल्लुक से 6वीं जमात के सबक सही आदात के लिए इशारात सबक और वर्कशीट्स दस्तियाब हैं। 7वीं जमात के सबक सही आदात के ताल्लुक से इशारात सबक और वर्कशीट्स दस्तियाब हैं। इसके साथ साथ पोस्ट रीडिंग मटेरियल में वीडियो लिंक्स दिए गए हैं जिनको आप असातिज़ा इकराम कमरे जमात में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ इज लाइक एन इंटीजर नंबर, sometimes negative and sometimes positive. All you need to do is to apply the right formula and increase your happiness and success to infinity. आप तमाम इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप तमाम का शुक्रिया।